गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे पहले ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में लास्ट टर्म में हमने वायरसेस का डिस्कशन किया था और आपको याद होगा उसमें हमने शेप ऑफ वायरसेस जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हुए लास्ट में बैक्टीरियोफेज वायरस की शेप को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा जो अब तक हमने पढ़ा है, पर अभी हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि एक बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हेड जो होता है वो प्रोटीन कैप्सिड का बना होता है, जिसके अंदर कोर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है। ज्यादातर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसके बाद ये जो हेड है एक कॉलर की मदद से एक होलो शीट से जुड़ा रहता है। ये शीट जो है ये इस डीएनए के होस्ट की सेल में इंजेक्शन का एक पैसेज है, आप कह सकते हो ये एक रास्ता है जिससे होकर डीएनए होस्ट की सेल में जाएगा। और सबसे नीचे होती है टेल जो बेसल प्लेट पर टेल पिन्स और टेल फाइबर के जुड़े होने से बनती है। तो देखिए बच्चों, बैक्टीरियोफेज को थोड़ा और एलाबोरेट करें तो बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस हु इन्फेक्ट्स एक्सक्लूसिवली द बैक्टीरिया, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के वायरस, यानी ये उन होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं जिनका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, दे ऑल आर ऑफ यूकैरियोटिक होस्ट। मींस यूकैरियोटिक होस्ट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस अलग हैं और प्रोकैरियोटिक होस्ट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस अलग हैं, जिनमें सबसे कॉमन है बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था सबसे पहले टॉड एंड डी हेरल। टॉड एंड डी हेरल ने अलग अलग काम करते हुए बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किए। और बैक्टीरियोफेज एक ऐसी एक्सक्लूसिव कैटेगरी है वायरस की जो स्पेशली कुछ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर इनके लाइफ साइकिल किस तरह से चलते हैं उसका भी जनरल आइडिया हम लेंगे। शेप का आइडिया हम पहले ले चुके हैं, ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इन शॉर्ट, जो अपना नीट में 12th क्लास लेवल तक का जो एक सिलेबस होता है उसके लेवल पर ही हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। ओके, तो हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो देखिए लाइफ साइकिल, viral life cycles are of basically two types. First are phagic life cycles and second are pinocytic life cycle. वायरस की लाइफ साइकिल है वो मुख्य तौर पे दो तरह के होते हैं, फेजिक एंड पिनोसाइटिक। फेजिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये लाइफ साइकिल स्पेशली मिलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। और बैक्टीरियोफेजेस में ये जो लाइफ साइकिल है इनके अंदर दो पैटर्न देखने को मिलते हैं, एक लाइटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेन। डिटेल में अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। लाइटिक साइकिल है, लाइसोजेन। और इस फेजिक लाइफ साइकिल की खासियत ये होती है कि इसके अंदर जो वायरल पार्टिकल है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को, यानी अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करके फिर अपना मल्टीप्लिकेशन होस्ट बॉडी में करता है। तो फेजिक लाइफ साइकिल में होस्ट बॉडी में एंटर करता है ओनली जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। पर पिनोसाइटिक लाइफ साइकिल जो होते हैं इनमें कंप्लीट वायरस पार्टिकल होस्ट बॉडी में एंटर करता है, होस्ट सेल पूरे को एंगल्फ कर लेती है। और इस तरह के पिनोसाइटिक जो साइकिल होते हैं आपके, ये स्पेशली देखने को मिलते हैं कुछ वायरसेस में, जैसे एचआईवी है, इसी तरह टीएमवी जो प्लांट वायरस है उसमें भी यही पैटर्न देखा जाता है। तो पिनोसाइटिक हमारे डिस्कशन के स्कोप में नहीं आते, लेकिन जो फेजिक लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम ब्रीफ नॉलेज अभी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम
बैक्टीरियोफेज के अंदर लाइटिक साइकिल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लाइसोजाइम डिस्कस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइटिक साइकिल। तो जैसा कि आपने जाना, फेज यानी बैक्टीरियोफेज, समटाइम्स हम बैक्टीरियोफेज को सिंपली फेज भी बोल देते हैं। तो फेजिक लाइफ साइकिल के अंदर फर्स्ट पैटर्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लाइटिक साइकिल। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में इसके बारे में बता दूं, फिर हम डिटेल डिस्कस करते हैं बोर्ड पे। लाइटिक साइकिल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस साइकिल में लाइसिस होने वाला है। लाइसिस किसका? होस्ट सेल का लाइसिस। होस्ट सेल का लाइसिस करने के लिए बैक्टीरियोफेज क्या क्या स्टेप्स अपनाते हैं, तो अभी मैं इनको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। वर्बली पहले आपको बता दूं, सबसे पहले ये होस्ट सेल की सरफेस पे अटैच होते हैं। जैसे सपोज ये एक बैक्टीरियल होस्ट है और ये बैक्टीरियोफेज है। तो जैसा कि आपने उसकी स्ट्रक्चर में देखा था कि उसके पास टेल है, जिसमें टेल पिन्स हैं, जिसमें टेल फाइबर्स हैं। इन स्ट्रक्चर की मदद से ये बैक्टीरियल सरफेस पे अटैच होता है, एडहियर होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है इसका, जिसे हम कहते हैं अटैचमेंट। इस अटैचमेंट के बाद ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देते हैं। जेनेटिक मटेरियल के इस इंसर्शन को हम इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन ऑफ होस्ट भी बोल सकते हैं। जब ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है, उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल की कंप्लीट मशीनरी को ओवरटेक कर लेता है और उसकी हेल्प से अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है। तो जेनेटिक मटेरियल की मल्टीपल कॉपी होस्ट सेल में तैयार हो जाती है और उन मल्टीपल कॉपीज के चारों ओर फिर प्रोटीन कैप्सिड का सीक्रेशन भी होस्ट की मदद से किया जाता है। यानी होस्ट के प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके वो अपने जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर कैप्सिड सीक्रेट करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे वो बैक्टीरियल सेल को बस्ट करके उसको लाइस करके बाहर आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट लाइटिक साइकिल इस पैटर्न से काम करता है। हम देखते हैं इसको लाइटिक साइकिल स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप आपने देखा यहां पे अटैचमेंट। अटैचमेंट या कभी कभी एब्जॉर्प्शन भी बोल दिया जाता है। अगर एक बैक्टीरियल सेल को हम दिखाएं इस तरीके से और उसके अंदर जो जीनोम है, बैक्टीरियल सेल का अपना खुद का जीनोम, सपोज मैंने यहां ग्रीन से शो कर दिया। तो सबसे पहले आप देखिए जो बैक्टीरियोफेज है वो इसके ऊपर एडहियर होता है कुछ इस तरीके से और इसका अपना जीनोम यहां पर मैंने येलो से शो किया। ओके, तो दिस स्टेप इज द अटैचमेंट इन विच बैक्टीरियोफेज अटैच ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसमें जीवाणुभोजी जीवाणु की सतह पर आसंजित होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप हम देखते हैं यहां पे एंट्री या इंजेक्शन भी कहा जाता है इसे। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज अपने जीनोम को इंजेक्ट कर देंगे और इस तरह से बैक्टीरियल जीनोम बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज का जीनोम है। ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल। इन थर्ड स्टेप it starts replication and protein synthesis as well. How does it happen? आप देख सकते हैं एक बार बैक्टीरियोफेज का जीनोम बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद उसका जो कैप्सिड है होस्ट कैप्सिड हो जाता है। इसका कोई यूज नहीं है, ये बाद में सरफेस से डिटैच हो जाएगा। लेकिन ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर गया है, इस जेनेटिक मटेरियल में मैंने आपको कहा था ये होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा। लास्ट वाले वीडियो में आपको याद होगा मैंने कहा था कि किसी भी वायरस के पास अपना खुद का
ना तो कोई मेटाबॉलिज्म होता है, ना कोई एंजाइम्स होते हैं। तो ये इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद एंजाइम्स को यूज करके, उसके पूरे मेटाबॉलिज्म को यूज करके अपने जेनेटिक मटेरियल की मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करेगा और उसके लिए साथ साथ ये बैक्टीरियल जीनोम को डिसइंटीग्रेट कर देगा। बैक्टीरियल जीनोम को तोड़ फोड़ के ये अपने जीनोम की कॉपी बना लेगा। तो सपोज इस तरीके से बैक्टीरियल जीनोम डिसरप्ट हो गया, ये नष्ट हो गया और इसकी मदद से यहां पर बैक्टीरियोफेज के अपने जीनोम की मल्टीपल कॉपीज तैयार की, ठीक है। और साथ साथ प्रोटीन का सिंथेसिस भी किया जाएगा। इसी के अंदर इसके कैप्सिड को बनाने वाले प्रोटीन की जीन्स मौजूद हैं, जिनके हेल्प से ये कुछ कॉपी प्रोटीन्स की भी बना लेगा। जितने यहां पर जीनोम बने हैं उसी के प्रोपोर्शन में हम प्रोटीन की कॉपी भी तैयार हो जाएगी। तो थर्ड स्टेप में बैक्टीरियोफेज के जीनोम ने अपनी मल्टीपल कॉपी बनाई, साथ साथ अपनी जरूरत के जो कैप्सिड प्रोटीन्स थे वो भी बैक्टीरिया की हेल्प से सिंथेसाइज कर लिए। ओके, एंड देन अकर्स द असेंबली। इसके बाद असेंबल होते हैं ये बैक्टीरियोफेज पार्टिकल इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो जीनोम की कॉपीज तैयार हुई है और साथ साथ आपने देखा था कि यहां पर तैयार हुए थे प्रोटीन की कॉपी यानी कैप्सिड। ये कैप्सिड इन जीनोम्स के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं और इस तरह से बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनी यानी प्रोजेनी फेज प्रोजेनी कह सकते हैं, ये यहां असेंबल हो गई और इस तरह से बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल के अंदर डेवलप हो गए। इतने सारे फेज प्रोजेनी बनने के बाद फाइनली होता है लाइसिस। इसके अंदर ये जो जीनोम है, इसी जीनोम में ऐसी जीन्स होती हैं जो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाती हैं जो इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में होल क्रिएट कर देते हैं, इसके एनवेलप में होल क्रिएट कर देते हैं, जिससे इसके अंदर वाटर एंटर होता है और ये सेल बस्ट हो जाती है और इस तरह से इस सेल को बस्ट करके ये सारी फेज प्रोजेनीज बैक्टीरियल सेल से बाहर आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक पूरे बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करके सारी की सारी फेज प्रोजेनीज वहां से बाहर आ गई एंड दिस इज द फाइनल स्टेप लाइसिस। इस तरह से एक बैक्टीरियोफेज एक पूरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके अपनी मल्टीपल कॉपी बना के बाहर आ गया। इस तरह से इसने इसका लाइसिस कर दिया, इसको बस्ट कर दिया, उसको खा गया, एक तरीके से भक्षण कर दिया उसका। इसलिए इनको बोला था जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। फेज का मीन्स यहां पर है टू ईट। एक तरह से ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खा गया। तो हम देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और इस तरीके से अपने लाइफिंग साइकिल के दौरान ये पूरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि बहुत बड़ी बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी बहुत थोड़े से टाइम में पूरे बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट हो जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस तरह से फेजिक लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया लाइफिंग साइकिल, जिसमें डिफरेंट स्टेप थे अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज विद द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, entry of its genome into the bacterial cell, replication of the genetic material as well as protein synthesis, then assembly of phage particles in which the genome becomes surrounded by capsid proteins, and finally the lysis and evacuation of phage progeny। तो आप देख सकते हो इन सारे तरीकों से लाइफिंग साइकिल कंप्लीट होता है। ना हम दूसरा एक और पैटर्न इसमें डिस्कस करते हैं लाइसोजेन। पर मैं आपको बता दूं लाइटिक साइकिल चलाने वाले जो बैक्टीरियोफेज है, आपने देखा कि कितनी तेजी से इन्होंने बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इन्हें कहा जाता है विरुलेंट फेज, उग्र भोजी। विरुलेंट फेज या उग्र भोजी, इनका स्वभाव उग्र है, विरुलेंट नेचर है, बहुत तेजी से ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विरुलेंट फेज होते हैं वो कौन सा साइकिल फॉलो करते हैं? लाइटिक साइकिल। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ साइकिल, लाइसोजेन।
लाइसोजेनी। व्हाट हैपेंस इन लाइसोजेनी? देखिए, ऐसा हमेशा नहीं होता कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल में एंटर करे और उसे क्विकली डिस्ट्रॉय करे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फेज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और होस्ट सेल इतनी ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कई बार बैक्टीरियोफेज एक ऐसा साइकिल अडॉप्ट करते हैं, एक ऐसा पैटर्न अडॉप्ट करते हैं जिसमें वो बैक्टीरियल सेल को क्विकली डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि उसके अंदर बने रहकर अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसी को बोला जाता है लाइसोजेनी। देखिए लाइसोजेनी कैसे होते हैं। इनिशियल स्टेप्स जो है लाइसोजेनी के, वो लाइटिक साइकिल के जैसे ही हैं, पर जैसा कि मैंने अभी बोला आपको कि जो लाइसोजेनी चलाने वाले फेज है वो बैक्टीरियल सेल को जाते ही डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, यानी वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर उतने विरुलेंट नहीं होंगे, उतने उग्र व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें शांत भोजी बोला जाता है। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है टेम्परेट फेज। तो ऐसे फेज पार्टिकल, ऐसे जीवाणुभोजी जो जाते ही यानी बैक्टीरियल सेल में एंटर करते ही उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते, वो टेम्परेट फेज कहलाते हैं। और ऐसे टेम्परेट फेज लाइसोजेनी को फॉलो करते हैं, जिसका सबसे फर्स्ट स्टेप बिल्कुल लाइटिक साइकिल के जैसा होगा, यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट हम देख चुके हैं कैसा होता है। सेकेंड स्टेप एंट्री या इंजेक्शन और इन्फेक्शन, ये भी बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा, लाइटिक साइकिल के जैसा, पर जो डिफरेंस आता है वो आता है इसके बाद। यानी कि आपने देखा कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का जीनोम एंटर हो चुका है। ये बैक्टीरियल सेल का जीनोम मान लेते हैं, मैं अभी इसको सर्कुलर शो कर रहा हूं। ये एंट्री के बाद की सिचुएशन है। ये दो स्टेप लाइटिक साइकिल की जैसे ही है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर ये लाइटिक साइकिल होता तो ये क्या करता, ये इसके जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता, इसके प्रोटीन्स एंजाइम्स को यूज करके अपनी मल्टीपल कॉपी बनाना शुरू कर देता और साथ ही साथ असेंबली चालू कर देता। लेकिन अभी ये है लाइसोजेनी, ये लाइटिक साइकिल नहीं है। तो लाइसोजेनी में यहां क्या होगा, यहां एक स्टेप देखा जाता है जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। इस बार थोड़ा सा ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया के साथ नरमी से पेश आएगा, थोड़ा उदारता दिखाएगा, थोड़ा शांति के साथ इसके अंदर रहने की कोशिश करेगा। कैसे, देखिए इंटीग्रेशन में जो बैक्टीरियोफेज है, कैप्सिड अब किसी काम का नहीं है, ये बाहर रह जाता है। देखिए यहां पर जो बैक्टीरिया का जीनोम है, बैक्टीरियोफेज अपने जीनोम को इसके साथ इंसर्ट कर देता है। इसके लिए पर्टिकुलर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहां आपने देखा कि बैक्टीरियोफेज का जीनोम बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। और जब बैक्टीरियोफेज का जीनोम या डीएनए का पार्ट बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाता है, तो हम उसको कहते हैं प्रोफेज, क्योंकि ये अभी जो फेजिक पैटर्न है उससे पहले की कंडीशन है, इसको प्रोफेज नाम दिया जाता है। दिस इज नॉट प्रोफेज, दैट वाज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। वो प्रोफेज होती है, PHASE, ये PHAG है, ये फेज है, ये भोजी शब्द को दर्शाता है, यानी ये एक प्राक भोजी है। ये अभी जीवाणु का भक्षण नहीं कर रहा है, बल्कि उसके जीनोम के साथ समाकलित होकर अपनी कॉपी जीवाणु के जीनोम के साथ करवाएगा। कैसे, आपको मालूम है बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड होती है। जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल अपनी कॉपी करेगी, जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई होगी और उसका जीनोम मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ साथ बैक्टीरियल जीनोम के अंदर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से
वायरस के पास तो कोई सेल है नहीं, बैक्टीरियोफेज के पास तो कोई सेल है नहीं, लेकिन ये उसी बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंटीग्रेट होकर अब उसी की हेल्प से डिवाइड हो रहा है। यहां पे इसने इसको डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, उसके बाद भी मल्टीप्लाई हो गया, तो यह शांत तरीका है, इसलिए इसको टेम्परेट फेज बोला जाता है। तो लाइसोजेनी में बैक्टीरियोफेज का जीनोम कुछ टाइम तक बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट होकर मल्टीप्लाई होता है। जैसे जैसे इसकी कॉपी होती जाएंगी, साथ साथ बैक्टीरियोफेज के जीनोम की भी कॉपी होती जाएगी, और उसके लिए इसे डिस्ट्रॉय करने की भी जरूरत नहीं है। पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि लाइसोजेनी इनफाइनाइटली नहीं चलती, बाद में कुछ ऐसे इंडक्शंस होते हैं जिससे ये जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है ये यहां से डिसइंटीग्रेट भी होता है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये फर्दर लाइटिक साइकिल ही फॉलो करता है, यानी अल्टीमेटली इसे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय तो करना ही है। और एक बात आप ध्यान रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये यहां से डिसइंटीग्रेट होगा उस दौरान ये बैक्टीरियल जीनोम अपने साथ कुछ बैक्टीरियल जीन भी कैरी कर लेगा, और जब ये बैक्टीरियल जीन कैरी कर लेगा तो बैक्टीरियोफेज के जीनोम में कुछ जीन बैक्टीरिया की मौजूद रहेंगी। अब मानिए कि इसने अपनी फेज प्रोजेनी बनाकर ये यहां से बाहर आ गया, यानी इसकी संततियां इस जीवाणु को नष्ट करके बाहर आ गई। उन संततियों में कौन सा जीनोम है? इस जीवाणु भोजी का जीनोम, लेकिन इसके साथ में क्या मौजूद है? उस जीवाणु की भी कुछ जीन्स जिसे ये नष्ट करके अभी आया है। मान लो अगली बार ये किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, किसी अगले जीवाणु को संक्रमित करता है, और उसके साथ लाइसोजेनी स्टार्ट करता है, और फिर से अपने जीनोम को उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है, तो फिर वो क्या कर देगा? पिछले वाले जीवाणु जिसको संक्रमित करके आया है उसकी जीन को उस अगले जीवाणु के जीनोम में स्थानांतरित कर देगा कि नहीं? It will transfer the genes of previous bacteria into the next bacteria, and this is known as a mode of gene transfer in bacteria called transduction. ये प्रक्रिया जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण का एक तरीका मानी जाती है जिसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से बात हम बैक्टीरिया वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर में बैक्टीरियोफेज का रोल है, और स्पेशली लाइसोजेनी उसमें रोल है। ठीक है, तो फिलहाल आप बताएं कि लाइसोजेनी आपको समझ में आई? तो देखिए लाइटिक साइकिल के अंदर हमने जो स्टेप देखे उसमें बैक्टीरिया ने क्विकली, बैक्टीरियोफेज ने क्विकली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया था, पर यहां इसने बैक्टीरिया को इनिशियली डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि कुछ टाइम उसी के साथ रहकर अपने जीनोम को मल्टीप्लाई किया। इन दिस वे बैक्टीरियल जीनोम्स आर कॉपीड। तो बैक्टीरियोफेज जीनोम्स आर कॉपीड। ओके, तो आप देखें कि ये फेजिक साइकिल में दो तरीके थे, लाइटिक एंड लाइसोजेन। देखिए जो अभी पैटर्न जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं और नीट में जो एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो किया जाता है उसके अंदर ये बातें उतनी डिटेल में तो नहीं डिस्कस की गई हैं, पर इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने इसे डिस्कस किया है, आप यहीं से इसको याद रख सकते हैं। केवल आपको दो नाम याद रखने हैं, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनी, और उनके बीच में डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है बैक्टीरियोफेज के बिहेवियर का। फर्स्ट केस में लाइटिक साइकिल में जो फेज थे उन्हें हमने विरुलेंट कहा था, और लाइसोजेनी में जो फेज उन्हें हमने टेम्परेट कहा है। इसका जीनोम जब इसमें इंटीग्रेट हो जाता है तब हम इसे प्रोफेज बोलते हैं, और ये इनिशियली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया जो हमने डिस्कस किया। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो चलिए हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। अब तक हमने जो बातें डिस्कस की उनका। वायरस की स्टार्टिंग की थी अपन इंट्रोडक्टरी, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। फिर हमने इनकी डिस्कवरी की बात की थी अपने फर्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने कुछ नाम आपको बताए थे, लुईस पास्चर, डिमित्री इवानोव्स्की, बेंजामिन, डब्ल्यू.एम. स्टैनले, सबका अलग अलग रोल मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने वायरस के लिए डिस्कस किया था कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्यों है। दोनों के ट्रेट्स हमने डिस्कस किए थे। सेल से बाहर ये एक पार्टिकल है, इनके पास सेल नहीं है खुद की, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है, और इन्हें क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। ये सारी बातें इनके नॉन लिविंग होने के फेवर में है।
साथ ही साथ हमने देखा अभी हमने लाइफ साइकिल में डिस्कस किया कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को वेरी भी कर सकते हैं, म्यूटेशन भी इनके अंदर होता है, होस्ट सेल को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं और होस्ट सेल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आप देखिए बैक्टीरियोफेज ने केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, किसी दूसरी सेल को नहीं किया, यही होस्ट स्पेसिफिसिटी कहलाती है। तो ये सारे फीचर्स वायरस के लिविंग फीचर्स हैं, तो इस वजह से इसे कनेक्टिंग लिंक कंसीडर किया जाता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वायरस को क्लासिफाई करने के लिए हमने जेनेटिक मटेरियल की हेल्प ली, जिसमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक हो सकता है। डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, दोनों तरह के हो सकते हैं। उनके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। इसी तरह से वायरस को क्लासिफाई करने के लिए हमने वायरल होस्ट को भी बेसिस लिया था, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, फेज वायरसेस। फेज में बैक्टीरियोफेज को हमने आज पिक्चर में देखा है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरसेस की बात हम कर चुके हैं। इसी तरीके से मैंने कहा कि वायरस की डिफरेंट शेप्स के बेस पर भी हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके लिए स्ट्रक्चर का यूज की, इसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म होनी चाहिए शेप ऑफ वायरसेस, जिसमें हमने देखी थी रॉड शेप, हमने देखे थे पॉलीहेड्रल शेप और बैक्टीरियोफेज की कंबाइंड शेप। इस शेप के बेसिस पे भी हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर मैंने आपको वायरस की स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बताए थे और उन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में हमने डिस्कस किया था एनवेलप, हमने डिस्कस किया था कैप्सिड एंड द सेंट्रल कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसका बिहेवियर भी आपने बैक्टीरियोफेज में देखा। चारों ओर जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और कुछ वायरस में, सब में नहीं, कुछ वायरस में एनवेलप प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन या लिपिड का बना हो सकता है। मैंने अपने वीडियो को जब रिव्यू किया तो मुझे एक मिस्टेक नजर आई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि उस वीडियो में एनवेलप की स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन एंड लिपिड कंपोनेंट बताए थे, तो ध्यान दीजिए प्रोटीन कंपोनेंट किससे फॉर्म होते हैं, किससे सीक्रेट होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होस्ट बोल दिया था, वो एक तरीके से मिस्टेक थी, उसे बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग ध्यान से कि जो एनवेलप होता है उसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन वायरस खुद सीक्रेट करते हैं, और इसीलिए वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन उनकी डिजीज फैलाने की एबिलिटी को भी डिसाइड करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनवेलप के प्रोटीन वायरस खुद फॉर्म करते हैं, जबकि जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो होस्ट सीक्रेट करता है, दोनों मिलकर एनवेलप बनाते हैं। तो एनवेलप, कैप्सिड एंड कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये वायरस के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है। फिर हमने जीएमपी और बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देखा, आज हमने बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस किया। तो दिस वाज अ ब्रीफ रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं, वायरस के अलावा भी कुछ और छोटे पार्टिकल्स हैं वायरस जैसे ही, जिनका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। उसी में से एक इंपॉर्टेंट टर्म है वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स की हम बात करें बच्चों, वायरॉइड्स, टर्म वायरॉइड्स was coined by T.O. Dyner। ये नाम आपको याद रखना होगा। T.O. Dyner ने इनको डिस्कवर किया और वायरॉइड टर्म दी। तो ये वायरॉइड होते क्या है? ये वायरस ही है या उनसे अलग है? तो देखिए बच्चों, वायरसेस आप सबने देखे, वायरसेस में आपने प्लांट वायरस, एनिमल वायरसेस देखे, उनके जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंस देखे आपने, आरएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस। तो हमेशा रखिए वायरॉइड्स हैविंग आरएनए ओनली, यानी ये वायरस जैसे पार्टिकल है और उनके पास आरएनए है, पर उनके पास क्या नहीं है? दे डू नॉट हैव प्रोटीन कैप्सिड। प्रोटीन कैप्सिड सेंट्रल वायरस, यानी ये केवल किसके बने हुए हैं? आरएनए के, केवल न्यूक्लिक एसिड। तो फिर जब आरएनए से बने होंगे तो न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सो वायरॉइड्स आर मेड ऑफ only RNA, they lack protein capsid, they are of low molecular weight, कम अणु भार वाले प्रोटीन कैप्सिड रहित केवल आरएनए के बने हुए वायरस समान कण ही क्या कहलाते हैं? वायरॉइड्स कहलाते हैं। दूसरी खासियत क्या है? ये केवल प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे, ओनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे वायरॉइड्स। और उसमें फेमस एग्जांपल है पोटैटो के अंदर एक डिजीज कॉज करने वाला वायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। उस डिजीज का नाम है PSTD। तो ध्यान रखिए, T.O. Dyner ने जिस वायरॉइड को डिस्कवर किया था उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल
ट्यूबर डिजीज कॉजिंग वायरस। तो ये डिजीज पोटैटो में इस वायरॉइड इन्फेक्शन से होती है। तो वायरॉइड के बारे में याद रखने वाली बात है उसके डिस्कवर करना, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, उसमें केवल आरएनए होता, प्रोटीन नहीं होता। आरएनए की वजह से लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं और केवल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट में बहुत फेमस एक डिजीज है पोटैटो प्लांट में होने वाली पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जिसमें जो ट्यूबर पोटैटो का होता है उसकी शेप स्पिंडल शेप हो जाती है, तर्कु रूप में इसका कंद भाग बन जाता है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय ओके पीएसटीडी को इन शॉर्ट बोला जाता है। तो वायरॉइड के बारे में ये जानकारी सफिशिएंट रहेगी, इस पर कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। ओके, तो वायरस के साथ साथ एक और टॉपिक है वायरस। हमने वायरॉइड को डिस्कस किया। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज वायरोसॉइड्स। हालांकि इसके बारे में पूछा नहीं जाता, पर मैं आपको बता दूं कि ये वायरोसॉइड्स भी आरएनए वायरसेस हैं, लेकिन ये ऐसे छोटे आरएनए वायरसेस हैं which remain inside the capsid of other large viruses। यानी वायरोसॉइड्स के अंदर भी आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, पर ये किसी दूसरे बड़े वायरस के कैप्सिड के अंदर मौजूद होते हैं। ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन भी होस्ट के अंदर ही होता है। ये किसी वायरस के कैप्सिड के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, इसके लिए पूरा सेलुलर मशीनरी चाहिए जो होस्ट के अंदर ही मिलेगी। तो दे मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट। वैसे तो सभी वायरस होस्ट की बॉडी में ही मल्टीप्लाई होते हैं, पर ये इनके लिए ऐसा मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मिल कहां रहे हैं, ये किसी अदर लार्ज वायरस के कैप्सिड के अंदर होते हैं। ओके, तो हमने डिस्कस किया वायरॉइड्स और हमने डिस्कस किया वायरोसॉइड्स। तो इस तरीके से वायरस, वायरॉइड्स और वायरोसॉइड्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका डिस्कशन हमें करना है, एंड दैट इज प्रायन्स। प्रायन्स देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी में प्रायन्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं था, लेकिन ये टर्म उन्होंने बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में इस्तेमाल की है। और जो टर्म बुक यूज कर लेती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में इसका इंट्रोडक्शन मौजूद है, इसलिए आपसे इग्नोर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। व्हाट आर द प्रायन्स? चलिए प्रायन्स की बात करते हैं। प्रायन्स ये टर्म एक्चुअल में एब्रिविएशन है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। प्रायन्स नहीं पढ़ती, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, इसी का इन शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया प्रायन। तो प्रायन होते क्या है? प्रायन आर नथिंग बट द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। मींस प्रायन के स्ट्रक्चर में केवल क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। वायरस के अंदर में क्या देखे थे? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों मौजूद थे, पर यहां कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। और इसीलिए ये सबसे खास है। आप जितने भी इन्फेक्टिव एजेंट देखेंगे, जितने भी डिजीज कॉजिंग एजेंट देखेंगे पूरी दुनिया में, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे अदर कोई प्रोटोजोन्स हो, कोई भी पैरासाइट, उन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है। जो भी किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है उसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। और वायरसेस के अंदर तो इन्फेक्टिव पार्ट ही जेनेटिक मटेरियल होता है, पर आप देखिए प्रायन ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल मौजूद नहीं है। ये केवल और केवल किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के। और वो प्रोटीन्स की जो प्रोटीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसका डेविएशंस होते हैं, उनके बिगड़े हुए रूप होते हैं, ये कह सकते हैं। सो दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एंड दीस प्रायन प्रोटीन्स, इन शॉर्ट हम इन्हें क्या कहते थे? पीआरपी मींस प्रायन प्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन जो मिसफोल्डेड है और प्रायन की तरह इन्फेक्शियस है। इसको इन शॉर्ट पीआरपी प्रायन प्रोटीन कहा जाता है। तो ये जो प्रायन प्रोटीन है ये सेल के अंदर स्पेशली मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ एडजस्ट होके उनके जो अरेंजमेंट है उसको बिगाड़ देते हैं, फॉल्टी अरेंजमेंट बना देते हैं।
सो दिस मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्चुअली रिप्लेस द नॉर्मल प्रोटीन, और उसकी वजह से बहुत सारी डीजेनरेटिव डिजीज होती हैं, स्पेशली ऑफ नर्वस सिस्टम। तो प्रायोन कॉज करते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस। तो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसलिए प्रायोन बहुत ही खतरनाक टाइप के, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट है। और एक बात हम इनके लिए कह सकते हैं, दे वर कंसीडर्ड एज स्मॉलेस्ट पैथोजेंस। सभी तरह के पैथोजन में ये सबसे छोटे माने जाते हैं। तो प्रायंस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, दे आर मेड अप ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, प्रायन प्रोटीन्स। प्रायन प्रोटीन्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज स्मॉलेस्ट पैथोजेंस एंड दे कॉजेस न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज। तो यहां पर कुछ ऐसे स्पेशल डिजीजेस हैं जो प्रायन कॉज करते हैं, जिनमें सबसे फेमस है कुरू। ये ह्यूमन में होने वाली एक डिजीज है, एक्चुअल नेम है इसका ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर ये कॉज करते हैं। हमने देखा था कि न्यूरोजेनरेटिव डिजीज है तो बेसिकली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो एनसेफेलोपैथी कॉज करते हैं, स्पॉन्जीफॉर्म अपीयरेंस आ जाता है और ये एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट भी हो सकती है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी कुरू। इसका एक और नाम है लाफिंग डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नर्वस डिसऑर्डर होते हैं उसमें इंटरवल्स के बाद लाफिंग इरप्ट होती है, एब्रप्टली पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर बाद हंसता है और इस डिजीज में फाइनल डेथ ही होती है। बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है कुरू। तो एक फेमस एग्जांपल प्रायन डिजीज का है कुरू। इसके अलावा अदर एनिमल्स में भी इसके एग्जांपल देखे जाते हैं, जैसे मैड काउ डिजीज, इसको एक्चुअल टर्म में बोला जाता है बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। इसी तरह शीप में इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है स्क्रैपी। इसका शीप के लिए इसे कहा जाता है ओवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये सब वेटरनरी टर्म्स है। बोवाइन ओवाइन ये डिफरेंट एनिमल ग्रुप के लिए यूज की जाती है। बोवाइन इज यूज्ड फॉर कैटल बफेलो, ओवाइन इज यूज्ड फॉर शीप। And one important disease is Creutzfeldt-Jakob। ये भी ह्यूमन में होने वाली डिजीज है। इसको कई बार कुरू के साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है, तो इनके डायग्नोस्टिक डिफरेंसेस होते हैं। ये कंपैरेटिवली लेस लीथल है इसके कंपैरिजन में, पर इसमें भी खतरनाक न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं। तो Creutzfeldt-Jakob, Kuru, mad cow, scrappy, they all are the diseases caused by prion infection। तो प्रायन को आप जरूर याद रखें, प्रायन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिजीज का नाम पूछ सकते हैं, प्रायन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की बात हो सकती है। तो ये सारा डिस्कशन प्रायन से रिलेटेड है, इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया, कंप्लीट किया हमने वायरस को बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल के साथ, प्लस मैंने आपको बताया वायरॉइड्स, वायरोसाइड्स एंड काई। तो आज के लेक्चर में हम इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई डिफरेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम प्लांट फिजियोलॉजी का डिस्कशन करें। तो आज के लेक्चर को आप लोग देखिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। मैं अभी अपना लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आप पूछेंगे। थैंक्स।